हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग कह सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब में देखने को मिलेगा। लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वाले में टीचिंग जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइड हुई है। फर्स्ट जो डिवाइड होती है वो आपके यहाँ पर होती है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव, जिसे हम स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं तीनों के बारे में मैं आज के क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और डिटेल में बताऊंगी, कोशिश करूंगी इसी में मैं आपको समझा सकूँ और अपने वर्ड्स में भी आप लोग लिख सकें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड होगी और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, होपफुली मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी और 1 बाय 1 करके बताऊँगी। तो आज के इस टॉपिक में ये नोट्स हैं, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। तो मेन चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप लोग अपने उनसे भी एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें जो टीचिंग है यानी कि शिक्षण जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो टीचिंग जो होती है वो एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। सतत प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, जो टीचिंग होती है इसमें इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि किसी भी चीज़ का पूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, पूरे तरीके से जो प्रोसेस किया जाता है उसी का मेन होता है कि टीचिंग आपकी होल ओवर होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षण जो होती है या फिर आप ये बोल सकते हैं टीचिंग जो होता है वो प्राइमरी लेवल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक या फिर आप विश्वविद्यालय स्तर तक ये चलती रहती है, ये इसका एंड नहीं होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग वो आधार माना जाता है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। तो टीचिंग ऑफ लेवल से ही बच्चों का यहाँ पर बौद्धिक विकास किया जाता है। और शिक्षण का ज्ञान उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन तक होता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग का मतलब ही वही होता है कि अगर हम बच्चे को यहाँ पे कोई भी नॉलेज देते हैं तो उसका यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि बच्चों को हर चीज़ ईजिली अवेलेबल कराई जाए, उसका इवैल्यूएशन किया जाए, असेस किया जाए, कि उसका मेन उद्देश्य है कि हर चीज़ का मूल्यांकन। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बच्चे को बोल दी तो हम उस पर चेक नहीं करेंगे कि उसको कोई चीज़ पता है या नहीं पता है। तो उस सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाता है। कोई भी बच्चे को कोई भी चीज़ बच्चे के सीखने से लेकर और उसको उस सीखने से लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है उसके समाधान तक, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव करता है टीचिंग मेथड। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो यहाँ पे बताई गई है कि बच्चे के हर चीज़ का यहाँ पे डेवलप करना चाहिए और यहाँ पे प्राइमरी से लेकर आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना चाहिए, बच्चे के प्रॉब्लम से लेकर और उसके यहाँ पे सॉल्यूशन तक जो जाने का सफ़र है, इन सारी नीड्स को देखकर ही यहाँ पर 3 लेवल लेकर आए गए थे। तब आया था आपका ये 3 लेवल, जो कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है। और इन्हीं के आधार पर ही बच्चे का आप ये कह सकते हैं बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है। ठीक है। इंग्लिश वर्ड में यूज़ नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदी वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट करना चाहती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उसको आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन बता देती हूँ। वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने मेमोरी लेवल के बारे में क्या कहा था। पहला ही डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग को क्या कहते हैं, स्मृति। यानी कि कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को सीखता है और उसको सीखने के बाद अपनी लाइफ में उसका यूज़ करता है, तो उसी को हम मेमोरी यानी कि स्मृति कहते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई चीज़ याद रहती है और तब जाके हम उस काम को करते हैं। जैसे अगर हमें किसी ने बोल दिया कि घर में कोई आता है तो हमें उसे नमस्ते करना है या उसके पैर छूने हैं, तो ये एक तरीके का क्या है, मेमोरी ही बोला जाता है। बच्चा अपने इस अनुभव को यूज़ कब करेगा अपनी लाइफ में, जब उसको ये चीज़ याद रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, और इसकी डेफिनेशन आप चाहे वुडवर्थ के अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं। तो जो स्मृति आप स्तर कह सकते हैं, ये एक तरीके से विचारहीन मानी जाती है। क्यों? और ये आपके टीचिंग लेवल का फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज आप लोग उसे लिख भी सकते हैं। नॉर्मली रूप से हम अगर देखें तो टीचिंग का जो ये आपका स्टेज है, ये आपका किस चीज़ का होता है, मेमोरी लेवल का होता है। ऐसे हमने काफ़ी विद्वान और टीचर्स भी देखे हैं जो बहुत हमें कम दिखाई भी देते हैं, जो टीचिंग के इस स्टेज पर अपने चिंतन स्तर तक पहुंचने में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेज होता है जिसमें टीचिंग में केवल कुछ यहाँ पे फैक्ट आप बोल सकते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों पे क्या होता है, रटने पर बल दिया जाता है, यानी कि रोट लर्निंग पर काफ़ी बल दिया जाता है। क्यों? स्मृति स्तर जो होता है यानी मेमोरी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टीचिंग की एक वो क्रिया होती है जो आपके करिकुलम को लेकर केवल रटाने पर ही ज़्यादा बल दिया जाता है। मेमोरी का मतलब भी यही है। बट यहाँ पर जितने भी करिकुलम है उसमें जो फैक्ट आ रहे हैं, जितने अलग अलग तरीके के तथ्य आ रहे हैं, उसके रटने की क्षमता का हमारे बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता। ये बात इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसका मेन कारण ये भी होता है कि रटने का जो कार्य है वो तो मंदबुद्धि वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं।
तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें कोई भी बच्चे को कोई चीज़ रटवानी है तो कोई मंद बुद्धि वाला भी होगा तो उसे भी ईजिली रट्टाफिकेशन कराया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसका यहाँ पे सही तरीके से अभाव बहुत होता है, क्योंकि इस लेवल पे जो शिक्षण है वो विद्यार्थियों के, आप ये कह सकते हैं, माइंड से, उनके मस्तिष्क से लेकर और उनके यहाँ पर फैक्ट और उनकी इंफॉर्मेशन से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो स्मृति लेवल का शिक्षण एक ऐसा निश्चित होता है जिसमें टीचर का स्थान सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद जो स्टूडेंट होता है उसका दूसरा स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर शिक्षण को, यानी बच्चों को टीचिंग करानी है, तो इसमें शिक्षक का पहला ही रोल माना जाएगा कि वो विद्यार्थी को, वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से इंडिपेंडेंटली हर चीज़ करने को देता है। उस पर हर चीज़ थोपना नहीं होता। ठीक है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसको उसे बताना होता है। तो शिक्षक जो होता है वो ये सब चीज़ें कैसे करेगा, वो उसको सक्रिय होकर ये सब चीज़ें करनी होती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हर चीज़ों का प्रयोग, परीक्षा के प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें जो स्मृति स्तर वह आधार माना जाता है जिसमें छात्रों की मानसिक स्तर को स्मृति पक्ष का आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। सिंपल से शब्द इसमें मैंने आपको बताया। और बालक किसी भी चीज़ को समझने हेतु उसका एक चिन्ह या साइन के रूप में अपने माइंड में धारण कर लेता है। जैसे कि कोई चीज़ उसको अगर याद करनी है, स्मरण स्तर यूज़ किया जाता है, तो वो क्या करेगा कि उसको अपने माइंड में कोई ना कोई, जैसे आज है, अगर हम किसी टॉपिक में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम उसके जितने भी अलग अलग सब हेडिंग्स हैं उसके अंदर भी जो पार्ट्स आएंगे उसको अपने हम डायग्राम के थ्रू या साइन के थ्रू बना लेंगे, जिससे हम फ्लो चार्ट जो बनाते हैं वो हमारे माइंड में आ जाएगा। तो ये हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ही कहलाती है, जिसमें बच्चा क्या करेगा, कोई भी चीज़ को समझने के लिए अपने माइंड में ये फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम, चित्र जो भी है, अपने माइंड में धारण कर लेता है और इससे ईजिली उसको ये सब चीज़ें याद रहती हैं। इसमें छात्रों को सोचना समझना नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट उनको याद हो जाता है, ये वाली चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ यहाँ पे आपके आते हैं कि किस तरीके से स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान जो कि हर्बर्ट ने दिया था, तो उनके भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। और उन्होंने यहाँ पे बताया था कि उसका उद्देश्य क्या क्या है, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, और सामाजिक प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली के अंदर संरचना में आपके सारे पॉइंट आ जाएंगे। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इसे क्या क्या पॉइंट इसमें आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आपके सजेशंस की बात बोली गई थी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में किस तरीके से आपके सजेशन यानी कि क्या सुझाव होने चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके होते हैं। जैसे शिक्षक को, जो टीचर्स होते हैं, उनको चाहिए कि वह केवल आपके बच्चों को नॉलेजेबल ही दे। ठीक है, हर चीज़ जो भी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक ज्ञानात्मक उद्देश्य से ही बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा उनकी कोशिश करना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बच्चों को यहाँ पर बुक दी जा रही है तो वो उनके लिए यूज़फुल होनी चाहिए। ठीक है, थकान के समय शिक्षण नहीं। जैसे हमें पता है कि अगर हम बच्चों को टीचिंग उस टाइम पे कराएंगे, खासकर जब बच्चे को वहाँ पे थकान होगी, तो ये सब नहीं, तो ये सब सजेशन दिया जाता है, क्योंकि मेमोरी लेवल थकान के टाइम पे तो कभी भी काम नहीं आएगी। ठीक है, ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास कराना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जब विद्यार्थी थका हो तो शिक्षण नहीं कराना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक को यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सीक्वेंस वाइज, यानी कि आप उसको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे इजी होगा बच्चों को याद करना। और जब हम बच्चों को यहाँ पे टीचिंग करा रहे हो तो सभी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके बच्चे के सामने लेकर आए। हर चीज़ प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा यहाँ पे नहीं सीख पाएगा उसे, और ना ही उसे रिकॉल कर पाएगा। तो सिंपल तरीका यही है कि शिक्षण, आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो विद्यार्थी का मानसिक विकास कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो यहाँ पर अपना मेंटल डेवलप कर ही नहीं रहा है, वो हर चीज़ सिर्फ याद करके हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लेवल होता है ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित रहता है, और इस लेवल में शिक्षण का जो होता है वो लेवल काफ़ी कम होता है। ठीक है, और इसमें सीखे हुए जो भी ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन भी आपको सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये होती है आपकी। नेक्स्ट हम इसी की स्टेजेस देखेंगे कि यहाँ पे अवस्थाएं किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके का लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, ये 4 पॉइंट आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इन 4 पॉइंट की यहाँ पे बात कर देती हूँ तो इन 4 पॉइंट में यही आता है कि हमारी मेमोरी लेवल को याद करने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे मैंने यहाँ लर्निंग का पॉइंट लिखा है, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में
उनके अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से वंचित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है, उसी को अधिगम कहते हैं। लर्निंग किसे कहेंगे दोस्तों? जब हम किसी भी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी बच्चे के उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस होगा क्या क्या किस चीज़ का उन्हें, उनका चेंजेस लाया जा सके, तभी तो उसने लर्निंग करी है। अगर जो चीज़ जैसी है उसे सेम वही चीज़ बता दी जाएगी तो उसमें बच्चे ने कुछ सीखा नहीं है। तो बच्चे के अधिगम के लिए उनको हर चीज़ में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाती है। रिटेंशन की बात, जिसे हमें सिंपल सी बात यहाँ पर रिटेंशन का मतलब ये है कि हमने जो भी बात सीखी है, चाहे टेक्स्ट बुक से सीखी हो, चाहे हमने अपने घर वालों से कोई भी चीज़ सीखी हो, कहीं से भी सीखी हो, तो उसको अपने लाइफ में धारण करना ही रिटेंशन होगा। रिकॉल की बात करें तो जो भी हमने चीज़ सीखी होती है, कॉन्साइजनेस जिसे हम चेतना में लाना, अपने लाइफ स्टाइल में लेकर आना ही रिकॉल कहलाता है, ठीक है। और पहचान जिसे हम रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, तो कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि उसने उसे पहले भी कभी देखा है, उसी को रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। हमने कोई भी चीज़ अपने लाइफ में पहले से देखी होती है, तब हमें पता होता है अच्छा ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है। तो ये कब होता है? ये चीज़ तभी होती है जब हम उस चीज़ को ईजिली पहचान लेते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को जब देखते हैं, हम बता सकते हैं कि ये चीज़ पहले भी है। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ लें या फिर ये हम बता देंगे कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, और या फिर ये वाला टॉपिक में तो ये लॉन्ग में आया था, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी ऐसा रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं किसी भी चीज़ की पहचान, जिसमें हम तुरंत देखें, तुरंत बता दें कि ये इस टाइम हुआ था, ये इस समय आया था, या फिर जो भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी है, यानी कि आपकी स्मृति का वर्गीकरण किया जाता है, जो कि अलग अलग पॉइंट है। पहला जैसे तत्कालिक स्मृति आएगा, इस वाले में हम ये कह सकते हैं कि वो मेमोरी होती है जिसमें याद किया हुआ कोई भी विषय तुरंत ही हमें याद हो जाता है या फिर याद कर लेते हैं, इमीडिएट कोई भी चीज़ याद हो जाती है। उसके बाद स्थायी स्मृति जिसे हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं, तो इसमें सीखी हुई कोई भी चीज़ जो होता है उसका सीखने के कुछ समय बाद ही हमें क्या होता है, इसमें स्मरण किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इसी तरीके से यहाँ पे सारे आएंगे, व्यक्तिगत स्मृति आएगा, उसके बाद आपके अव्यक्तिगत स्मृति आएगा, और सक्रिय स्मृति हो गया। सक्रिय में आपके अनुभव और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको याद किए गए हैं पहले से, ऐसे फैक्ट हैं, ठीक है, जो आपके नीड के अकॉर्डिंग या आपने याद किए होते हैं, उसको हम कहते हैं सक्रिय यानी एक्टिव मेमोरी, ठीक है, कि जब हमारे को जिस टाइम कुछ चीज़ याद करने की होती है तब हम उसे कहते हैं। और निष्कर्ष आपका आएगा तो यानी कि पैसिव मेमोरी में जब हम बोलेंगे, जब बिना किसी कोशिश के हमें कोई भी पहले का कोई अनुभव को हमें याद आ जाता है, यानी याद नहीं किया, हमें पहले से ही याद है, तो वो पैसिव मेमोरी कहलाती है, ठीक। ऐसी आपकी मैकेनिकल होगी, क्योंकि आंतरिक आपकी कहलाती है। और रोट मेमोरी में तो याद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रोट लर्निंग, यानी कि हमें इसमें रट्टाफिकेशन वाली होती है कि हमें पहले बहुत हमने याद किया होगा, तब हमें जाके कोई वो बात याद आती है। व्यक्तिगत वाले में भी यही होगा, जो वास्तविक चीज़ों को होगा कि जब हमें कोई भी चीज़ को समझने के बाद याद किया जाता है और तब उसी को कहते हैं, यानी कि इसमें सीखने से पहले सीखने वाले की जो जिज्ञासा होती है, उसकी जो नीड्स होती है, उसमें इंटरेस्ट होता है उसको, तो उसी को हम यहाँ पे व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। आप चाहें तो डायग्राम लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, वो तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे चलेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना नहीं, उतना जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, होपफुली इतना आपको याद होगा, ठीक। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो जो आप लोग पहला पॉइंट हमने पढ़ा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का, तो उसका मेन यहाँ पे यही है कि मेन जो इनका मेन उद्देश्य है, जैसे हम थोड़ा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर 4 चीज़ें भी आती हैं, इनका प्रतिमान रह गया था, ठीक, इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला जो यहाँ पे आएगा मेमोरी लेवल के प्रतिमान, आप पेपर में इस तरीके से डायग्राम, आप चाहें तो जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अदरवाइज आप डायग्राम बना दीजिएगा। तो मैं मॉडल जो यहाँ पे शो किया जाता है कि किस तरीके से हर्बर्ट के अकॉर्डिंग दिए गए, उन्होंने 4 पक्ष यहाँ पे रखे थे। पहला रखा था उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब हर्बर्ट ने ये बात बोली थी कि जो आपका ये मेमोरी स्टेज है, मेमोरी लेवल जो है, उसको निर्धारण करने के लिए बच्चे की किन क्षमताओं पे, विकास पे बल देना चाहिए। पहला, जैसे हम उनका मेन उद्देश्य ये कह सकते हैं कि बच्चे को जो भी फैक्ट हैं उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उससे रिलेटेड तथ्यों के ऊपर सीखे हुए, जो भी बच्चे ने यहाँ पे कोई चीज़ सीखी है उसको याद करना। तीसरा, उन्होंने बच्चों के मानसिक पक्ष पे बात बोली थी। और चौथा, आप ये कह सकते हैं कि सीखे हुए ज्ञान को वापस से याद करना या कि पुनः प्रस्तुत करने की एम था किसका, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट। उन्होंने बोला था कि स्मृति स्तर का 4 स्तर चीज़ है, उनका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को जो भी फैक्ट यहाँ पे सिखाए जाते हैं पहले उसे
अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज दी जाए और उसको जो भी बच्चे ने सीखा है उसको याद करवाना चाहिए और उनके मानसिक पक्षों पर उनको ध्यान देना चाहिए और जो भी बच्चे ने यहाँ पे सीखा है उसको रिकॉल कर कर यहाँ पे बच्चों को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सिंटैक्स की बात बोली, यानी कि संरचना, जो कि हर्बर्ट ने बोला है कि ये वो शिक्षण प्रक्रिया मानी जाएगी जो बच्चे के अनुसरण किया जाए, यानी कि बच्चे की जो मेमोरी लेवल है उसकी टीचिंग की संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। सिंटैक्स बनना चाहिए। सिंटैक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 बच्चा सीखते जाए। सामाजिक के रूप में, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ सिंटैक्स के रूप में, जैसे कि पहला बच्चा का यहाँ पे योजना बनाई जानी चाहिए। योजना किस तरीके से कि जो भी शिक्षक है, जो भी यहाँ पे बुक के रूप से बच्चों को अपने विचार यहाँ पर दे रहा है, जो भी बच्चों को मस्तिष्क में लेकर आता है, कि छात्रों ने जो भी यहाँ पे फैक्ट अपने अनुभव के द्वारा सीखा है, जिससे कि छात्र उन फैक्टों का क्या करे, जो भी तथ्य उनके लाइफ में वो सीख रहे हैं उनको रिकॉल करके और उसको अपने लाइफ में ला सके। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंटैक्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे प्रस्तावना लेकर आनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जो बच्चों को पहला से उसमें ज्ञान है उसकी परीक्षा के लिए पढ़ाए जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाने चाहिए और बच्चों में नई नई चीज़ों के क्वेश्चन सीखने के अलावा नए नए चीज़ों को सीखने का भी एक जिज्ञासा हो, ऐसा एक प्रस्तावना तैयार किया जाना चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। और किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट का क्या किया जाए कि जो शिक्षक हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बच्चों को उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अनुक्रिया पता चल जाएगी, किस बच्चे को कितना आता है, किसको कितना नहीं आता। तो सिंटैक्स में ये सारे पॉइंट यहाँ पे होंगे। सामाजिक प्रणाली, अगर मैं सोशल सिस्टम की बात करती हूँ तो इसमें 2 चीज़ों की बात आती है। पहला होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट। यानी कि एक तरीके से देखेंगे तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मेमोरी लेवल में जो टीचिंग कराई जाती है इसमें शिक्षक का सबसे ज़्यादा सक्रिय होना बहुत ज़रूरी माना जाता है और जो स्टूडेंट होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है। इसमें टीचर 3 अलग तरीके से काम आता है। पहला, जैसे कि वो पाठ्य पुस्तक को यानी कि टेक्स्ट बुक को किस तरीके से यूज़ करना है और विद्यार्थियों की जो क्रियाएं हो रही हैं उसको कैसे नियंत्रित करना है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने के हेतु कितनी प्रेरणा प्रदान करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, अगर मैं मूल्यांकन प्रणाली की बात बोलूँ तो इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में ये होता है कि इस पे जो सपोर्ट सिस्टम में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों को इवैल्यूएशन करते समय जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चों के कंपेयर किया जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिक महत्व दी जाती है, तो इसमें ओरल और रिटन दोनों तरीके के बच्चे के यहाँ पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो स्मृति शक्ति यानी कि मेमोरी लेवल अगर हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रभावित करते हैं, तो पहला बच्चे के मेंटल और उसकी फिजिकल यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से इस पर प्रभाव करता है। दूसरा उसके अभिप्रेरणा पे करता है और एक शांतिपूर्ण वातावरण तो बहुत डिपेंड है, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसे आसपास होगा, जितना साइलेंट वातावरण होता है उसी से बच्चा जल्दी अच्छे चीज़ को कैप्चर कर पाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ पे ध्यान दिया गया था मेमोरी लेवल में कि बच्चों को इंटरेस्ट कितना है। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो वो जल्दी सीखता है। ठीक है। और उसकी स्मरण शक्ति का भी बात आती है इसमें, और बच्चे की यहाँ पर लर्निंग के जो मेथड कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से किया जा रहा है, या फिर बच्चे के अभ्यास या पुनरावृत्ति करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये था आपका मेमोरी लेवल का नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, जबकि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आप चाहें तो इसे एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इतना भी लिख कर और डायग्राम बना लीजिएगा। बाकी उद्देश्य क्या थे ये चीज़ मैंने इसमें बता दी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मैं अंडरस्टैंडिंग वाले पे आपको ईजिली समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।